नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली में। आपके साथ मैं हूं किरण। वक्त हो चला है 4 बड़ी खबरों पर नजर डालने का और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर का हम रुख करेंगे और वो है कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 6 साल पूरे हो चुके हैं। यानी देखिए, हटाए जाने के बाद से 6 साल का ये वक्त पूरा हो गया है। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई गई थी और आज उसे 6 साल पूरे हो गए हैं। फैसले के तहत राज्य का विशेष दर्जा समाप्त किया गया, उसे पूरी तरह से भारतीय संविधान के ढांचे में जो है वो शामिल किया गया और इन 6 सालों में कश्मीर की बदली हुई तस्वीर देखने को मिली है। हर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर जो है वो आगे बढ़ रहा है। उसके बाद दूसरी बड़ी खबर पर भी हम बात करेंगे। अमेरिका और भारत के बीच जारी टैरिफ वॉर है। ट्रंप के टैरिफ वॉर पर भारत के जवाब से जुड़ी हुई पूरी जानकारी हम पहुंचाएंगे और ऐसे में देखिए, भारत ने ये कह दिया है कि अपने आर्थिक हितों की जो रक्षा है वो भारत खुद करेगा। आरोप लगाने वाले देश खुद रूस से कारोबार कर रहे हैं। तीसरी खबर में भी हम बातचीत जो है वो करेंगे लाल किले की, जिसमें सुरक्षा में चूक जो है वो देखी गई है। लाल किले की सुरक्षा में चूक हुई है, 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है और आपको ये हम बता दें कि ये पूरी खबर विस्तार से जानकारी देंगे कि किस वक्त इनको जो है सस्पेंड किया गया और क्यों किया गया है। ऐसे में चौथी खबर का भी हम रुख करेंगे, जिसमें बात होगी यूपी में जारी ड्रोन गैंग के खौफ की। क्यों लोग दहशत में हैं, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है अब तक, इसको लेकर के पूरी जानकारी हम पहुंचाएंगे। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। 370 से आजादी के 6 साल, 5 अगस्त 2019 ये वो तारीख थी जब कश्मीर ने पुरानी बेड़ियों को तोड़ करके विकास की नई राह पर कदम रखा था। आतंकी हिंसा, पत्थरबाजी, सिलसिलेवार हिंसक प्रदर्शनों के लिए प्रख्यात रहे जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई गई थी और इसके बाद 6 साल अब इसको पूरे हो गए हैं। ऐसे में देखिए कि फैसले के तहत राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया, उसे पूरी तरह से भारतीय संविधान के ढांचे में शामिल किया गया। इस कदम के कारण जम्मू और कश्मीर में शासन, बुनियादी ढांचे, नागरिक भागीदारी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। राजनीतिक बहस के बावजूद सरकार का ध्यान सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण, लोकतंत्र को मजबूत करने और आर्थिक विकास पर रहा। सबसे बड़ा परिवर्तन यहां पर लोकतंत्र में भागीदारी लोगों की बढ़ी है। पंचायत चुनावों में 70% अधिक मतदान हुआ। 2020 में जिला विकास परिषद, 2024 के राज्य विधानसभा चुनावों में भी राजनीतिक भागीदारी को और ज्यादा मजबूत किया गया है, जिसमें दक्षिण कश्मीर के उभरते युवाओं और महिलाओं की एक उल्लेखनीय भागीदारी देखी गई। चुनाव पहला बड़ा कदम था और इसके अलावा शिक्षा, सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिला। 2019 के बाद 80% यानी कि 80,000 करोड़ रुपए का एक निवेश किया गया है, जिसमें रोजगार को बढ़ावा मिला है। 2024 में श्रीनगर को यूनेस्को ने वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया। इसके अलावा पर्यटन में भी उछाल देखा गया। चुनाव ब्रिज बना। धारा 370 के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में कमी भी दर्ज की गई है। हालांकि पूरे तौर पर आतंकवाद की समाप्ति का अभी भी जो है इंतजार किया जा रहा है। अब कश्मीर लगातार विकास के ग्राफ में बढ़ता हुआ चला जा रहा है। उम्मीद है कि धरती का स्वर्ग हमेशा स्वर्ग बना रहे और अपनी इंसानियत को सदा जिंदा रख सके। और ऐसे में देखिए कि ये किस तरह से जो है जम्मू कश्मीर के अंदर में एक बदलाव का माहौल देखा गया है और इसको लेकर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आ गया। सोमवार को उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है, इस बारे में मैंने हर संभव संभावना और संयोजन को सुन लिया है, इसलिए पूरी ईमानदारी से कहूंगा कुछ नहीं होगा। सकारात्मक होने को लेकर के आशावादी हूं। सौभाग्य से कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ सकारात्मक भी नहीं होगा। दोनों बातें कहते हुए दिखाई दिए। मैं अभी भी संसद के इस मॉनसून सत्र में जम्मू कश्मीर के लिए कुछ सकारात्मक होने को लेकर के आशावादी हूं और 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अलग अलग मौकों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिल चुके हैं। लिहाजा कश्मीर को लेकर के एक सरगर्मी तेज हो गई है और जल्द ही कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। तो देखिए यहां पर कि एक नए कश्मीर में क्या कुछ बदला है, ये हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं और सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता सहयोगी रमन सैनी का। रमन, 6 साल एक लंबा वक्त जो है बीता,
बहुत कुछ देखा जम्मू कश्मीर ने 370 हटने के बाद। फिलहाल कैसी तस्वीर जो है लाल चौक से, अन्य जगहों से, जहां आतंकवाद का एक बोलबाला था, जहां पर एक तरह से देखें कि लोगों के दिल में केंद्र सरकार को लेकर के एक तरह से गुस्सा रहा क्या करता था, लेकिन अब के वक्त में बहुत कुछ बदला होगा। क्या बदलाव देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल किरण, देखिए जिस तरीके से 6 साल धारा 370 और 35A को खत्म हुए आज पूरे हो गए हैं और इन 6 सालों में विकास की एक नई पटकथा जो है वो जम्मू कश्मीर में लिखी गई है। जिस तरीके से अगर आतंकवाद की बात करें तो पिछले 2019 से पहले जिस तरीके से लगातार आतंकवादी घटनाएं हुआ करती थी, पत्थरबाजी की घटनाएं हुआ करती थी, अलगाववाद पूरी तरीके से चरम पर था, उस पर पूरी तरीके से ब्रेक लग गया। आज के दिन अगर हम देखें तो कश्मीर घाटी में एक भी पत्थरबाजी की घटना जो है वो नहीं होती है। अलगाववादी नेता पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं या फिर वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं पूरी तरीके से। और दूसरी तरफ अगर आतंकवाद की बात करें तो पूरी तरीके से समाप्त तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत हद तक अंकुश जो है वो लग गया है। पहले हम ये देखते थे कि किस तरीके से टारगेट किलिंग के माध्यम से या फिर आतंकी हमलों के जरिए लगातार जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश होती थी, लेकिन अब आतंकी अपनी जान बचाने के लिए एक जंगल से दूसरी जंगल भागते हुए नजर आ रहे हैं और सुरक्षा कर्मी उनको पीछे उनको खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ा बदलाव जो है वो आतंकवाद की परिदृश्य अगर हम देखें। दूसरी तरफ अगर हम विकास की बात करें तो इन 6 सालों में जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व विकास जो है वो देखने को मिला है। IIM जम्मू के अंदर शुरू हुआ, IIT जम्मू के अंदर शुरू हुआ, 2 एम्स, एक अवंतीपुरा में, एक जम्मू के सांबा के अंदर जो है वो सांबा वाला एम्स जो है बनकर शुरुआत उसकी हो चुकी है, अवंतीपुरा वाला एम्स का काम चल रहा है। कश्मीर घाटी को रेल मार्ग से पूरी तरीके से जोड़ा गया। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है वो जम्मू के रियासी में बनकर तैयार हुआ और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से हुआ। सड़क का अगर देखें तो सड़क का जाल जो है पूरे जम्मू कश्मीर में बिछाया जा रहा है। टनल्स जो है वो लगातार बनाई जा रही हैं। सोनमर्ग जो गगनगीर टनल है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी बिल्कुल रमन, लेकिन ऐसे में उमर अब्दुल्ला का फिर वो बयान आना, कैसे उसे देखा जाए कि न नकारात्मक कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, न सकारात्मक कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ वो कहते हैं मैं तो आशावादी हूं, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो कोई विकास की बयार नहीं बह रही है, ये कहने का अर्थ है। और पूर्ण राज्य के दर्जे के बाद ही ये तमाम चीजें जो है उनको सकारात्मक जो चीजें हैं, जो विकास हुआ, जो एम्स बने, जो IIM बने, जो IIT यहां पर खुले, तभी क्या नजर आएगा उमर अब्दुल्ला को? देखिए निश्चित रूप में अगर हम ये जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया है और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने भी ट्वीट किया है, लगातार अगर हम देखें तो जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने पहले देश की महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात की और उसके बाद हमने देखा कि कल अमित शाह के साथ NSA, IB चीफ और होम सेक्रेटरी की मीटिंग हुई। इन सब चीज़ों की मीटिंगों के बाद जो है एक सोशल मीडिया पर मॉर्निंग जो है वो शुरुआत हो गई थी, यानी कि गॉसिप शुरू हो गया था कि क्या 5 अगस्त को कुछ बड़ा होने वाला है। इसी बीच में उमर अब्दुल्ला का जो ये ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं ये दावे से कह सकता हूं, अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि जो सोशल मीडिया पर मॉर्निंग चल रही है उसमें कुछ बुरा जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए कल के दिन जो है वो नहीं होने वाला है। यानी कि जिस तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी कि केंद्र सरकार कोई और बड़ा फैसला जो है वो ले सकता है, तो उसकी उन्होंने उसको पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया। साथ ही में उन्होंने जो पिछले करीबन 1.5 साल से वो कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिले, इस चीज को लेकर उन्होंने लिखा कि अगर कुछ अच्छा नहीं होने वाला है तो कुछ बुरा नहीं होने वाला है तो कुछ अच्छा होने की भी कल के दिन की जो है वो उम्मीद नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस मानसून सत्र से हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर राज्य के दर्जे को वापस दिलाने के लिए इस मानसून से कोई बड़ी खबर जो है वो आ सकती है। तो इस तरीके की बात जो है वो उमर अब्दुल्ला की तरफ से की गई है। उमर अब्दुल्ला भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इन 6 सालों के अंदर कितना विकास हुआ है। हम इस समय जहां पर मौजूद हैं, मैं ये तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। ये तवी नदी है और तवी नदी पर जो है वो इस समय आर्टिफिशियल लेक बनाने का काम जो है वो चल रहा है, जिसका 95% काम जो है वो पूरा हो चुका है और इसी साल के सितंबर महीने में जो है इस आर्टिफिशियल लेक का पहला चरण जो है वो खुल जाएगा। सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो अभूतपूर्व विकास जो है वो जम्मू कश्मीर में हुआ है। साथ ही साथ में दिल्ली से लेकर कटरा के बीच में एक्सप्रेस हाईवे जो है वो तैयार किया जा रहा है। जम्मू से श्रीनगर का चौड़ीकरण का जो काम है वो चल रहा है। 4 लेन की सड़क वहां तक तैयार हो सके उसका काम जो है वो 60-70% पूरा हो चुका है। सिर्फ एक पैच जो है वो बाकी है रामबन से और बानिहाल के बीच में, करीबन 40-39 किलोमीटर
किलोमीटर का ये सफर होगा, जिस पर काम जो है वो बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। टनल्स का निर्माण जो है वो जिस तरीके से किया जा रहा है, लद्दाख पूरे साल भारत के साथ जुड़ा रहे, कश्मीर के साथ जुड़ा रहे, इसके लिए जोजिला टनल का निर्माण चल रहा है और वहां पर भी 70% काम पूरा हो चुका है और 30% काम जो है वो 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ में और बहुत सारे जो ऐसे विकास के कार्य हैं, सबसे बड़ा जो है वो नारी सशक्तिकरण का काम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर 2024 में परिसमन हुआ और उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हुआ, जिसमें जन भागीदारी की बात करें तो सबसे ज्यादा वोट जो हैं वो इसी विधानसभा चुनाव में पड़ते हुए देखे गए, क्योंकि कश्मीर के युवा, कश्मीर के लोग जो अलगाववादी नेताओं के कहने पर आतंकवादियों के डर से घर में छिप जाते थे, वोट डालने नहीं आते थे, उनके मन से आतंकवाद का डर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। आज के दिन अगर आप कश्मीर जाते हैं तो कश्मीर के लोग जो हैं वो केंद्र सरकार के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे, क्योंकि 2-2 करोड़ टूरिस्ट जो है वो हर साल इस समय जम्मू कश्मीर का दीदार करने के लिए, यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में एक निम्न वर्ग से लेकर और एक व्यापारी वर्ग तक सबको फायदा हो रहा है। तो अभूतपूर्व हम ये कह सकते हैं कि विकास की एक नई पटकथा जो है वो जम्मू कश्मीर में इन पिछले 6 सालों के अंदर लिखी गई है। बिल्कुल रमन, ये भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि कल मुलाकातों का दौर चला है, गृह मंत्री अमित शाह मिले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से भी मिले हैं। ऐसे में देखिए उमर अब्दुल्ला इस बात के एक संकेत देते हुए कि कुछ उम्मीद है कि अच्छा हो और पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर के जो है उनकी मांग थी। ऐसे में क्या कुछ संभावना दिख रही है, क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने ये दर्द जो है प्रधानमंत्री के सामने बयां किया था कि मैं पहले एक बार मुख्यमंत्री बना था तब मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री हुआ करता था, अब जब बना हूं तो ये यूनियन टेरिटरी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, उमर अब्दुल्ला तो कई बार जब से वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार प्रधानमंत्री का करीबन 2 से 3 बार दौरा जो है वो जम्मू कश्मीर का हो चुका है और हर बार मंच से उन्होंने प्रधानमंत्री से ये अपील की है और ये इच्छा जाहिर की है कि अब समय आ गया है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो वापस मिल जाना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री हर बार इसको मुस्कुरा कर जो है इस पर कुछ ज़्यादा जवाब नहीं देते, लेकिन जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ने ये संकल्प लिया है, संकल्प जम्मू कश्मीर की जनता को दिया है कि राज्य का दर्जा जो है वो जम्मू कश्मीर में जरूर मिल जाएगा, लेकिन ये कब मिलेगा ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो है। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह क्या करते हैं, कब करते हैं, वो सिर्फ वही जानते हैं और कोई इसके बारे में जानकारी हासिल नहीं कर सकता है। बिल्कुल रमन, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ यहाँ पर नासिर खान भी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता श्रीनगर से, और वहीं हमारे साथ सोहेल काजमी जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। नासिर, आपसे हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, श्रीनगर में आज के दिन की क्या तस्वीर, पहले से कितनी बदली हुई और खासतौर से लोग जो हैं इन 6 सालों को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए तस्वीर तो बदल चुकी है। आपको बताते चले कि 2019 से पहले एक पुराना कश्मीर था और अगस्त 2019 के बाद जो है नए कश्मीर ने जन्म लिया। नए कश्मीर ने ऐसे जन्म लिया कि जो यहाँ पत्थरबाजी होती थी वो बंद हुई, जो स्कूलें बंद रहती थी वो बस स्कूलें खुली रहती है, सड़कों पे ट्रैफिक जो है उसकी आवाजाही देखी जा सकती है, लोग जो है बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं और ऐतिहासिक जो विकास कश्मीर घाटी में हुआ वो उसकी सराहना जो है लोगों ने हर बार की है और उसकी तस्वीरें जो हमने कश्मीर के कोने कोने से जो है सामने निकल के आ रही है। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ क्लॉक टावर घंटाघर के पास। ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे, दुकानें भी खुली हैं, लोग सड़कों पे चलते देख रहे हैं और गाड़ियां भी जो है सड़कों पे दौड़ती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर अगर देखेंगे, क्लॉक टावर मेरे पास है। ऐतिहासिक लाल चौक है, इस लाल चौक ने कई सारे इतिहास रचे। इस लाल चौक के हवाले से अगर देखा जाएगा, इस लाल चौक ने कई सारे ऐसे इतिहास रचे थे जो अलगाववाद और आतंकवाद की वजह से ये लाल चौक जो है सुर्खियों में रहता था। लेकिन अगर आज ये लाल चौक सुर्खियों में रहता है, ये विकास का कारण रहता है। ये पर्यटकों का तांता जब यहाँ पे लगा होता है, जब यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह भी नहीं होती है, उसके लिए ये लाल चौक आज जाना जाता है। और आज जरे लाल चौक से चलने की जो है वो जगह नहीं रहती है। और ये लाल चौक वही जब इसको रिनोवेट किया गया, जब इसको एक मार्केट जैसा शेप दी गई, टूरिस्ट के लिए एक स्पॉट जैसा बनाया गया, उसके बाद आपने देखा कि लगातार दिन हो या रात हो, पर्यटक यहाँ पे लगातार जो है आते रहते हैं और यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर। उसके बाद हमने देखा कि टूरिज्म एक मेजर जो इशू बना था कश्मीर घाटी में। जब भी यहाँ पे सीजन आता था, समर का सीजन आता था, तब यहाँ पे अलगाववाद की वजह से, आतंकवाद की वजह से यहाँ पे हड़तालें होती थी, कैलेंडर निकलते थे। लेकिन आज करोड़ों की तादाद में यहाँ पे पर्यटक जो है आते हैं और हमने देखा हमेशा जब सीजन होता था, जब भी कश्मीर घाटी में काम करने का सीजन होता है, समर्स की अगर बात करें, विंटर्स में उतना काम यहाँ पे होता नहीं है क्योंकि भारी बर्फबारी होती है। उसके बाद समर्स के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो लगातार हमने देखा किताब कैलेंडर्स हमें देखने को मिलती थी। लोग यहाँ पे लोगों की जान यहाँ पे चली जाती थी। बड़ी डेवलपमेंट जो है यहाँ
पे सिविलियंस की जान बची या सिक्योरिटी फोर्सेस थे जो हमले होते थे, ग्रेनेड्स दागे जाते, जो बार बार हमने एनकाउंटर यहाँ पे देखे थे। देखिए 2019 के जी, बाद हमने बिल्कुल। वो सब कुछ जुड़े नहीं देखा। और रहिए, यहाँ पे जुड़े रहिए जी नासिर। आगे भी हम आपसे तस्वीरें जो है वो देखने की कोशिश करेंगे श्रीनगर की। और हमारे साथ यहाँ पर सोहेल जी भी जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका। सोहेल जी, देखिए, एक बदला हुआ जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, वो देखने को मिल रहा है। ये लाल चौक, ये श्रीनगर कभी देखिए गवाह हुआ करता था कि किस तरह से अलगाववादी या फिर प्रदर्शन या फिर एक रोष सरकार को लेकर के तमाम चीजें, तस्वीरें, लेकिन आज के वक्त में वहां पर शांति है। लोग विकास को लेकर के अब आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक। देखिए, बुलेट से बैलेट का जो सफर था वो बड़ा मुश्किल सफर था। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जब 2014 में आए तो बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज पाकिस्तान और पाकिस्तान के वो भाड़े के जो लोग थे जो जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करते रहते थे, उनको दे दिया कि बातचीत और गन जो है इकट्ठी नहीं चलेगी। और उस पर आज भी कायम दायम है। और ऑपरेशन ऑल आउट 2014 में जब लॉन्च हुआ, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो रिमार्केबल मिले हैं। देखिए, किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी को अपीज करना या किसी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ करना एक अलग बात है। लोगों को दिलों को बदलना, लोगों के दिलों पे राज करना, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इंडिवर था। लोग जो 2-4-5% पोलिंग में आके पार्टिसिपेट करते थे, डर खौफ का एक माहौल होता था, पाकिस्तान डिक्टेट करता था, एक जो हड़ताल कॉल्स के कैलेंडर्स आ जाते थे, उन दिलों को जीतना मुझे लगता है इस सरकार की हमेशा प्रायोरिटी रही है। और उसी का रिजल्ट है कि 70% तक जो पोलिंग परसेंटेज है, डिस्पाइट ऑफ वेदर कंडीशन, रोड कनेक्टिविटी, ओल्ड एज पे पीपल सब आए। और वो अपनी जमहूरियत को मजबूत करने के लिए आपने देखा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर का नया निर्माण, जम्मू कश्मीर की एक नई फिजा। बिल्कुल, लेकिन नए निर्माण से सोहेल जी, उमर अब्दुल्ला खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनका जो बयान है नकारात्मक न सकारात्मक, ये एक पॉजिटिविटी चीजें नहीं दिखाता कि आप अंदर से जो है वो खुश हैं कि एक यूटी के आप सीएम बने हैं और वो भी जनता के द्वारा आप चुन करके आए हैं। देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा कि मोदी लेड सरकार किसी पॉलिटिकल पर्सन को या किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को अपीज करने के लिए यहाँ प्रोग्रेस और पीस और ये कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाने के लिए नहीं है। पहली बार मैंने देखा अपने 30-35 साल के कैरियर में कि पीपल सेंट्रिक अप्रोच से जम्मू कश्मीर को देखा गया है कि लोग किस तरह खुश रहेंगे, आने वाली जनरेशन किस तरह अपना मुस्तकबिल देखेगी, आने वाली जनरेशन किस तरह आईआईटी का, एम्स का और बाकी चीजों का फायदा लेगी। उसके लिए काम रात दिन जो है ये 11 साल चलते रहे हैं। और आज आपने देखा कि लोग, देखिए, एक माइंडसेट को चेंज करना बहुत मुश्किल चीज होती है, जो क्योंकि नेगेटिविटी का प्रोसेस जल्दी आप अडॉप्ट करती हैं और पॉजिटिव चीजें जब आपके सामने आती है तो उसको वक्त लगता है। लेकिन ऐसा वक्त कि लोगों ने उस पॉलिटिकल लैंडस्केप को चेंज किया। ठीक है, इलेक्शंस हुई, लोगों का दिल है, जमहूरियत की निशानी है, जिसको मर्जी जिताएं, जिसको मर्जी हटाएं। और जो इंडिपेंडेंट्स भी कुछ लोग असेंबलीज में हैं वो अलग चीज है। लेकिन एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाना, डिस्पाइट कि हमारा नेबर पाकिस्तान था, है और ता कयामत रहेगा। और उनकी नीतियां जो कश्मीर के तही हैं वो भी वैसी रहेंगी जैसी उन्होंने जब से पाकिस्तान का वजूद बना है या जब से जम्मू कश्मीर बना है। तो हम उस पर बात नहीं करते, लेकिन लोगों का समर्थन, पहलगाम अटैक के बाद जो सड़कों पे लोग आए और देखा कि इंसानियत का कत्ल हुआ है, किसी ने नहीं कहा हिंदू का कत्ल हुआ, मुसलमान का कत्ल हुआ, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे मैंने अपने 35-37 साल के कैरियर में पहली बार देखे कि हर गली मोहल्ले में पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये जो था, ये नरेशन जो आपने बदल के रख दी, ये रिजल्ट सारा जो है, इसका श्रेय जो है मोदी लड़ सरकार को जाता है। अब देखिए, कभी कभी आप सियासी निजाम के हिसाब से आप देखते हैं, जहां तक आर्टिकल 370, 35A, 62, 64 जब भी कांग्रेस की सरकारें यहां रही, उसका आयोजन तब से शुरू हो चुका था। सारे बुद्धिजीवी लोग ये जानते हैं। तो एक सामान्य तौर पे जम्मू कश्मीर को देखा जाए बाकी रियासतों की तरह, पंचायत इलेक्शन टाइम पे हो, कॉर्पोरेशन की इलेक्शन टाइम पे हो, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है उनकी एग्जीक्यूशन ऑन ग्राउंड हो, करप्शन का बोलबाला खत्म हो, और जम्मू के लोगों का हाथ पकड़ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने काम करना शुरू किया। और उसके डिविडेंड्स आपके सामने हैं। जो लाल चौक में देख रहा हूं, ये लाल चौक ऐसा था कि यहाँ एक जानवर भी जो है आपको नहीं दिखता था। आज लोग वहां सेल्फी पॉइंट्स पे जाते हैं और सेल्फीज खिंचवाते हैं। ये वही लाल चौक है जहां लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा एक बार की थी और मोदी जी उस वक्त झंडा चढ़ाने आए थे। और मुझे लगता है 90s का जो डिविडेंड जो इन्होंने सोचा था, शुरू किया था, आज उसका रिजल्ट आपके सामने है कि आपके जो रिपोर्टर्स हैं लाल चौक के बाहर
उस घंटा घर के बाहर रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अचीवमेंट्स हैं। अगर कोई इसको नजरअंदाज करता है तो मैं समझता हूँ वो गुमराह करता है, लोगों को बेवकूफी वाली बातें तो करता है। ऐसे में क्योंकि देखिए सोहेल जी, आपने शुरुआती दौर में ही इस बात को रख दिया है कि ये सरकार यानी कि केंद्र की ये सरकार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या उसके नेता को खुश करने के लिए नहीं बल्कि आवाम और जनता के लिए है। ऐसे में क्या ये माने कि जो उमर अब्दुल्ला की एक ख्वाहिश है, फारूक अब्दुल्ला की ख्वाहिश है या महबूबा मुफ्ती की जो ख्वाहिश है पूर्ण राज्य का दर्जा देना, सबसे ज्यादा ख्वाहिश तो उमर अब्दुल्ला की है, क्योंकि ये दर्द भी आपने भी सुना, हमने भी सुना। मुलाकात के दौरान कहा था कि पहले कभी मैं एक राज्य का सीएम था, अब मैं यूटी का सीएम हूं। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा नहीं लग रहा है कि उनकी ये आशा जो है वो पूरी होगी और या फिर लंबा वक्त लग सकता है? देखिए, हम तो वहां नहीं हैं इतनी जो हाई लेवल मीटिंग में, ना हमारे वहां कोई ऐसे सोर्सेज हैं, लेकिन मैं समझता हूं मुख्यमंत्री होता है, उसको प्रोटोकॉल के हिसाब से, उसको हर निजाम के हिसाब से। देखिए, पीपल सेंट्रिक अप्रोच से, मैंने आपसे कहा कि पीपल सेंट्रिक अप्रोच से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है कि जम्मू कश्मीर को किस तरह से रिहेबिलिटेट करना है। अगर उनको ये चीजें अच्छी नहीं लगती, देखिए एक इंसान को खुश करने के लिए या एक पॉलिटिकल पार्टी को खुश करने के लिए मुझे लगता है मरकज काम नहीं कर रही है, या वो गुट जो सिर्फ यहाँ दहशत और वहशत का रोल प्ले करते रहे, तो बस उनको मैं ये समझना चाहूंगी सोहेल जी कि आपके करियर के, क्योंकि देखिए आपने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ जाना, समझा है, तो उस पत्रकारिता के दृष्टिकोण से आप क्या देख रहे हैं आने वाले कुछ ही दिनों में? जो है आशा ये पूरी हो जाएगी पूर्ण राज्य का दर्जा, या अभी थोड़ा लंबा वक्त लग सकता है, या मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? मुझे लगता नहीं है कि पूरा स्टेटहुड जो है वो अनाउंस होगा। हाँ, ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि जो कुछ होगा मोदी के कार्यकाल में होगा। अगर छीना कुछ है तो देंगे भी वही, क्योंकि वो अगर कल कोई दूसरी सरकार आएगी उन पे नहीं रखेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों से हमने कुछ लिया था और कुछ नहीं दे पाए। देखिए, मोदी जो है वो कोशिश करते हैं कि छोटे से छोटा दिन जो है, चाहे वो इंटरनेशनल योगा डे है, वो कश्मीर में अपने लोगों के साथ मनाना चाहते हैं, फौजी जवानों के साथ। वो कोई ना कोई दिन के बहाने यहाँ आते हैं और कोई ना कोई शगुफा जम्मू कश्मीर के लोगों को दे के जाते हैं, विच इंडिकेट्स कि वो समझते हैं पल्स ऑफ द पीपल, जो बहुत अच्छी बात है। द पल्स ऑफ द पीपल यही है कि भाई यहाँ सामान्य हालात रहे, रोजगार के साधन बिल्कुल, तो हो सकता है, संभव है, आज तो बड़ा दिन है, 370 हटा, 35A हटा, तो क्या कोई कार्यक्रम भी होगा इसको लेकर के? बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, रमन हमारे साथ जुड़ने के लिए, वहीं नासिर हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के हमें दिखाने के लिए। ऐसे में चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। ट्रंप की टैरिफ धमकी पर भारत ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि भारत अपने हितों और आर्थिक सुरक्षा के हिसाब से कदम उठाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह कहा कि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से ही अमेरिका और यूरोपीय देश भारत पर निशाना साध रहे हैं। असलियत में देखिए, भारत ने रूस से तेल खरीदने की शुरुआत तभी की जब यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया के पारंपरिक तेल बाजारों से कच्चे तेल यूरोप भेजे जाने लगे। रणधीर जायसवाल ने यह भी कहा कि यूरोपीय संघ का 2024 में रूस के साथ 67.5 अरब यूरो का द्विपक्षीय कारोबार था और यह भारत के रूस से कुल कारोबार से कहीं ज्यादा रहा है। यूरोप और रूस में अभी भी उर्वरक, खनन उत्पादों, रसायन, लोहा, इस्पात, ये तमाम चीजें कारोबार इसको लेकर के होता रहा है। और जहां तक अमेरिका की बात है, वो अभी भी रूस से यूरेनियम की खरीदारी कर रहा है। अपनी इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए देखिए, रूस से वो पैलेडियम खरीद रहा है और ऐसी पृष्ठभूमि में भारत को निशाना बनाना एक अन्यायपूर्ण और अनुचित है। अन्य देशों की तरह भारत भी अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा के हिसाब से ही कदम उठाएगा। कारोबारी समझौते को लेकर के भारत सरकार के अड़िग रवैये को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब धमकी दी है कि वो भारतीय आयात पर शुल्क की दरों में और बढ़ोतरी कर देगा। हालांकि अपने पुराने रवैये के मुताबिक उन्होंने ना तो ये बताया है कि शुल्क दरों में ये वृद्धि कितनी होगी, क्या है, और ये पूर्व में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर पेनल्टी लगाने के फैसले के इतर होगी। लेकिन भारत ने ट्रंप की धमकी को खारिज करते हुए इसे अन्यायपूर्ण और अकारण करार दे दिया है। भारत ने अमेरिका और यूरोपीय देशों को यह भी आईना दिखा दिया है कि कैसे वो अपनी जरूरतों के लिए अभी भी रूस से कारोबार कर रहे हैं। देखिए, भारत के सामने जो प्रश्न है सबसे बड़ा, एक 25% या 20% जो ट्रेड टैरिफ्स हैं उसका हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। वो ट्रंप की वर्ल्ड वाइड पॉलिसी है। हम पे 15% भी लगाएगा तब भी हमारे एक्सपोर्ट गिरेंगे 15 बिलियन और नुकसान होगा हमें, वो हमें दिखता है। बट जहां तक बात रही रशियन तेल खरीदने की,
उस पे भारत को जो डिसीजन फेस करना होगा कि रशिया से जब हम तेल खरीद रहे हैं, सालाना हम करीब $10 बिलियन की बचत कर रहे हैं। अब यहां जो अगर 25% टैरिफ के ऊपर कुछ टैरिफ वो लगा जाता है, उसके चलते 30-35 कर देता है, 50 कर देता है, वो तो 100% लगाने की बात कर रहे हैं, 100 ना भी जाए। उसके चलते हमारा अमेरिका में एक्सपोर्ट 20 बिलियन, 30 बिलियन, 40 बिलियन, $50 बिलियन तक गिर सकता है। तो इकोनॉमिक के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से तो हमें देखना पड़ेगा कि हम 10 बिलियन बचाएं तेल सस्ता खरीद के, या हम अपने 20-30 बिलियन डॉलर बचाएं एक्सपोर्ट के नंबर्स। परंतु उसके ऊपर जो अहम बात है वो ये है कि भारत की सॉवरेनिटी की, इंडिपेंडेंस की, हमारी फॉरेन पॉलिसी की, जियोपॉलिटिकल हमारी छवि की, कि हम अमेरिका के प्रेशर में झुके या नहीं, या फिर झुके तो कितना झुके। और बड़ी खबर का रुख करेंगे दिल्ली में लाल किला की सुरक्षा में बड़ी चूक। मॉक ड्रिल के दौरान डमी बम नहीं पकड़ पाए सुरक्षाकर्मी। 15 अगस्त के चलते स्पेशल सेल ने किया मॉक ड्रिल। ड्यूटी पर तैनात 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए हैं। 15 अगस्त से पहले सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए ड्रिल की गई थी और देखिए डीसीपी राजा बंचिया ने सिक्योरिटी को दुरुस्त करने का आदेश दिया। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करेंगे, लिहाजा सुरक्षा में चूक का ये गंभीर मामला है और ऐसे में देखिए पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है और इसके खिलाफ जांच भी शुरू कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता रजनीश का। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है और अब जब ये लूपहोल्स पाए गए हैं तो आगे किस तरह से और सख्ती बरती जा रही है? देखिए किरण, 15 अगस्त से पहले जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरे दिल्ली में काफी चाक चौबंद कर दी जाती है और खासकर लाल किले और उसके आसपास करीब 1 किलोमीटर के रेडियस में। और इसी जो सुरक्षा को जो है जांचने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक मॉक ड्रिल चलाया था सुरक्षा को लेकर। वो एक डमी बम लेकर लाल किले के अंदर उन्होंने प्रवेश करने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि जिस लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाषण देंगे उसको लेकर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था लोकल पुलिस की तरफ से की गई है। ऐसे में सबसे बड़ी चूक जो है वो सामने आई। स्पेशल सेल के जो कर्मचारी थे वो डमी बम लेके लाल किले के अंदर तक चले गए। हालांकि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब स्पेशल ब्रांच और आला अधिकारियों को इस बारे में सूचना दी कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था में खासा लूप पॉइंट्स है, जिसके बाद डीसीपी नॉर्थ राजा बंटिया ने जिस रूट से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उस बम को लेके गई थी उस रूट पे तैनात 7 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के भी आदेश कर दिए गए हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो अभी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। खुद राजा बंटिया लाल किले के आसपास गश्त कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मैं किरण आपको बताऊं कि अब जब से ये 7 पुलिस वाले सस्पेंड हुए, इसके बाद से लेकर जो भी पुलिस वाला सिक्योरिटी के तौर पर लाल किले के अंदर जिसकी ड्यूटी है उसकी भी चेकिंग अब की जा रही है। तो ड्यूटी करने के लिए लाल किले के अंदर या उसके परिसर में जा रहा है तो पहले उसकी भी जो सख्ती से चेकिंग की जा रही है। आई कार्ड चेक किया जा रहा है, मेटल डिटेक्टर के जरिए उसको पूरी तरीके से चेक करके ही उसको एंट्री दी जा रही है। इसके अलावा जो लोकल लोग हैं, जो लोकल लोग आम दिनों में लाल किले के आसपास घूमने जाते थे, लाल किला देखते जाते थे, उनकी एंट्री पे पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा एक बड़ी खबर और मैं आपको बताता हूँ किरण, सोमवार को जो है वो कुछ जो 5 बांग्लादेशी जो है वो अवैध रूप से लाल किले के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिनको भी पकड़ा गया था। इनके पास से अवैध आधार कार्ड और तमाम फर्जी दस्तावेज बरामद हुए थे। जी, यानी बहुत बड़ी यहाँ पर चूक और देखिए इसको लेकर के 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।